नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल गुरुजी से पढ़ो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th के सामाजिक विज्ञान की पुस्तक समकालीन भारत फर्स्ट, जो ज्योग्राफी की पुस्तक है कक्षा 9th के लिए, उसके बारे में। और इसके 3 चैप्टर अपन अध्ययन कर चुके हैं और पिछली वीडियो में अपन जो 4th चैप्टर है जलवायु, उसके बारे में अध्ययन प्रारंभ किया था, जिसमें अपन ने जाना कि जलवायु क्या होता है, मौसम क्या होता है और इनका किस किस तत्वों पे ये प्रभावित होते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भारत का जो जलवायु है वो कौन कौन से तत्व हैं जिनके द्वारा प्रभावित होता है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, उनके बारे में यदि बात करें तो जैसा कि अपन पहले भी अध्ययन कर चुके हैं कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, आप शायद याद हो गया होगा। और यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर देखें, जिसमें अपन ने बात की थी अक्षांश रेखाओं की, जो अपने धरातल की स्थलाकृतियां हैं उनकी, जिसमें ऊंचाई वगैरह सम्मिलित थी, समुद्र से दूरी थी, ये सब तो इन्हीं की अपन बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अक्षांश रेखाओं की। अक्षांश रेखाओं के आधार पर यदि हम देखें कि अक्षांश रेखाएं किस तरीके से भारत की जलवायु को प्रभावित करती हैं, यदि उसके बारे में यदि हम बात करें तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि जो अपनी अर्थ है, जो धरती है, वो किस तरीके से, कौन कौन से अक्षांश रेखाएं हैं और कहां पर उनका क्या क्या इफेक्ट आता है। तो जिस तरीके से यहाँ पे आप इमेज में देख पा रहे होंगे, ये अपनी मान ले अर्थ है और इस पे जैसा कि अपन मान के चलते हैं कि यहाँ पर 0 डिग्री पे कौन सी रेखा होती है, विषुवत रेखा, क्योंकि ये रेखाएं सारी काल्पनिक हैं, आप जानते हैं। तो यहाँ पे 0 डिग्री विषुवत रेखा और उसके बाद में 23.5 डिग्री पे यहाँ पे कौन सी रेखा है, कर्क रेखा। और दक्षिण की तरफ यदि हम जाते हैं विषुवत रेखा के, तो यहाँ पे भी 23.5 डिग्री पे कौन सी रेखा है, मकर रेखा। तो इन कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य आप जानते हैं कि सूरज की जो किरणें होती है, सनलाइट, यहाँ पे जैसा कि मैंने इमेज में शो किया है, इसकी जो रेज होती हैं वो सीधी पड़ती हैं। जब सीधी पड़ती हैं तो यहाँ पे टेम्परेचर अधिक होगा। तो ये जो इसलिए रेड से शो किया है और यहाँ टेम्परेचर अधिक है, इसलिए इसको नाम दिया गया है उष्ण कटिबंध, मतलब यहाँ पे गर्म जलवायु होगा या उष्ण होगा। इसके बाद में बात करें ध्रुव की, ये जो दोनों पोल्स हैं, यहाँ पे उत्तरी ध्रुव और यहाँ पे दक्षिण ध्रुव है। यहाँ पे आप जानते हैं सन की रेज बहुत कम पहुँच पाती है और यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो माइनस में रहता है दोनों स्थानों पे, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पे। तो यहाँ पे अपन ने नाम दिया इसको शीत कटिबंध। क्या नाम दिया है, शीत कटिबंध। मेरे साथ साथ रिवाइज करते रहेंगे तो आपको हमेशा के लिए ये बातें याद हो जाएंगी। लेकिन उसके बाद में हम अपन बात करें, यहाँ पे मैंने लिख रखा है शीतोष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, दोनों एक ही है, चाहे शीतोष्ण कटिबंध कह दो चाहे उपोष्ण कटिबंध कह दो। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि यहाँ पे न तो अधिक गर्मी है और ना ही जितनी यहाँ पे शीत है इतना शीत भी नहीं है, और जितनी यहाँ पे उष्ण कटिबंध में जितना टेम्परेचर है उतना टेम्परेचर भी नहीं है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब इसके आगे हम बात करें कि जैसा कि आप जानते हैं भारत जो है उसके बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। तो इसका मतलब भारत यहाँ पे कुछ पार्ट तो इसका साउथ कर्क रेखा इस तरीके से स्थित है। तो मतलब कर्क रेखा जब भारत के बीचों बीच से गुजरती है तो भारत का जो दक्षिणी भाग है, प्रायद्वीपीय भारत है, वो तो अपन इस उष्ण कटिबंध में है, और जो नॉर्थ वाला पार्ट है वो किस में आता है, उपोष्ण कटिबंध में। इससे आप समझ गए होंगे कि अक्षांश रेखाएं जो हैं किस तरीके से भारत के जलवायु को प्रभावित करती हैं। क्यों? क्योंकि जो भारत के मध्य से कर्क रेखा के ऊपर का जो पार्ट है वो कौन से कटिबंध में आता है, उपोष्ण कटिबंध में। और जो प्रायद्वीपीय भारत है उसका जो पार्ट है, यदि आपको दिखाई नहीं दे रहा तो मैं थोड़ा हल्का सा इस तरीके से बता देता हूं। तो ये और ये वाला जो पार्ट है कर्क रेखा से दक्षिण की तरफ वाला, ये किस में आता है, उष्ण कटिबंध में। इसका मतलब भारत का जलवायु अक्षांश रेखाओं के आधार पर आपने देखा कि यहाँ पे 2 तरह की जलवायु पाई जाती है, एक तो उपोष्ण कटिबंध की और एक उष्ण कटिबंध की, मतलब दोनों ही प्रभाव अपने आंखों देखने को मिलते हैं। इस तरीके से अक्षांश रेखाएं प्रभावित करती है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट ऊंचाई की, कि ऊंचाई किस तरीके से भारत के जलवायु को प्रभावित करती है। जैसा कि अपन ने पिछली वीडियो में बात की थी कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, समुद्र तल से जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है, टेम्परेचर क्या होता जाता है, कम होता जाता है। इसका मतलब टेम्परेचर हाइट जैसे बढ़ेगी टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। और भारत की यदि स्थिति में अपन ये देखें तो भारत का मैप में यदि आप यहाँ पे देखोगे,
भारत की यदि अपन मैप देखते हैं तो यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे क्या है, ये पूरा हिमालय पर्वत है। और हिमालय पर्वत की तो जैसा कि हाइट भी आप मान के चलते हैं कि एवरेज जो हाइट है वो कितनी है, 6000 मीटर। इसका मतलब 6000 मीटर तक इसकी हाइट है, या कहें एवरेज हाइट कितनी है, 6 किलोमीटर। तो मध्य एशिया से आने वाली जो ठंडी हवाओं को भारत आने से रोकता है। जैसा कि अभी आपने अध्ययन किया था, ध्रुव पे क्या रहती है, शीत, और अपने यहाँ पे विषुवत रेखा की तरफ क्या है, उष्ण। तो वहां से जो ठंडी हवाएं चल के आती हैं, तो हिमालय पर्वत क्या करता है, इन जो शीत हवाएं चलती हैं, जो ठंडी हवाएं चलती हैं, उनको इधर रोक देता है। और इसके रोकने की वजह से जो मध्य एशिया का जो तापमान होता है उससे यहाँ पे कम होता है। मतलब मध्य एशिया की तुलना में यहाँ पे ठंड कम होती है, यहाँ पे ठंड अधिक होती है। तो इस तरीके से आपने देखा जलवायु को किस तरीके से जो ऊंचाई है या कहें हिमालय पर्वत किस तरीके से प्रभावित कर रहा है। और इसके बाद में हम साथ ही बात करें कि अन्य पर्वत श्रृंखला भी जलवायु को प्रभावित करते हैं। जैसे नॉर्थ में तो अपन ने बात की हिमालय पर्वत की, लेकिन इसके अलावा भी तो यहाँ पे पर्वतमालाएं हैं या कहीं पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो यहाँ के जलवायु को प्रभावित करती है। जैसा कि यहाँ पे अरावली पर्वतमाला है, और यहाँ पे ये जो पूरा पश्चिमी तट है जिसकी आप जानते हैं कि हाइट भी अच्छी है जो ईस्ट के अंदर जो पर्वत है उनकी तुलना में। तो यहाँ पर भी इन सब का प्रभाव क्या पड़ता है, यहाँ पे इसकी जलवायु पे पड़ता है। तो इस तरीके से जो हाइट है वो प्रभावित करती है, जिसमें हिमालय पर्वत के बारे में अपन ने बात की। और इसके अलावा जो तटीय यहाँ पे पर्वत है, पश्चिमी जो तटीय पर्वत है, इनके बारे में अपन ने बात की कि ये भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं। और आप जानते ही हैं कि ऊंचाई के साथ क्या होता है, टेम्परेचर कम होता जाता है। 1 किलोमीटर हाइट के साथ यदि हम देखते हैं तो 1 किलोमीटर में लगभग 6 डिग्री टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट आगे बात करते हैं कि तीसरा जो पार्ट है वो है कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला कौन है, वायु दाब और पवन। इनके बारे में यदि हम बात करें तो भारतीय जलवायु जो है उसमें वायु दाब और पवन का क्या प्रभाव है, किस तरीके से प्रभावित करते हैं। तो भारत की जलवायु को निम्नलिखित वायुमंडलीय अवस्थाएं संचालित होती हैं और ये इसको प्रभावित करती हैं। एक है वायु दाब एवं धरातली पवनें। इस पार्ट को आप विशेष रूप से पढ़ें, क्योंकि उनको तो आप अच्छे से समझ गए, अक्षांश रेखाएं और जो अपने ऊंचाई के आधार पे किस तरीके से टेम्परेचर में या कहें बात करें कि जलवायु को प्रभावित हो रही थी। लेकिन इसके अंदर अपन अलग अलग पॉइंट्स को अध्ययन करेंगे, तो इनका बड़े गौर से देखें और किस तरीके से भारत की जलवायु को ये प्रभावित करती है, क्या कि वायुदाब और पवनें किस तरीके से प्रभावित कर रही है। इनमें अपन वायुदाब और पवनों के अंदर विशेष तौर से इन 3 प्रकार की पवनों के बारे में बात करेंगे। एक है वायुदाब एवं धरातलीय पवनें, मतलब धरातलीय पवनों के बारे में। दूसरा है ऊपरी वायुदाब परिसंचरण कि अपनी धरती से ऊपर, मतलब ऊपर का मतलब लगभग 10-12 किलोमीटर ऊपर कौन कौन सी पवनें चलती हैं और वो किस तरीके से भारत की जलवायु को प्रभावित करती है, उनके बारे में बात करेंगे। और तीसरी है पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ एवं उष्णकटिबंधीय चक्रवात, वो किस तरीके से भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं। अब सबसे पहले हम अपन बात करते हैं कि वायुदाब और धरातलीय पवनों के बारे में। वायुदाब और धरातलीय पवनों के बारे में अब ये कैसे चलती हैं इनके बारे में बात करते हैं। भारत की यदि हम बात करें तो यहाँ पे उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें चलती हैं जिन्हें ट्रेड विंड्स कहा जाता है। और ये जो पवनें हैं कोरियोलिस बल के कारण दाहिनी और विक्षेपित हो जाती हैं। पहले अपन बात करते हैं कि इस तरीके से, जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हैं कि ये अर्थ है और यहाँ पे क्या है, ये 0 डिग्री रेखा है। जब आप जानते हैं सन की जो रेज है यहाँ पे सीधी पड़ती है, और जब सन की रेज यहाँ पे भूमध्य रेखा के आसपास सीधी पड़ेंगी तो क्या होगा, यहाँ पे टेम्परेचर अधिक होगा। तो यहाँ की जो एयर है वो क्या होगी, गर्म होगी। और जब एयर गर्म होगी तो क्या करेगी, वह हल्की होने से ऊपर जाएगी। तो यहाँ पे अपन बात करें तो यहाँ पे उसको 3D देखना चाहें तो अपन इस तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पर ये 0 डिग्री से किस तरफ, ऊंचाई की तरफ उठ रही है। यहाँ तक समझ में आ गया। और लेकिन जब ये एयर ऊपर उठेंगी तो धीरे धीरे जाके ठंडी भी होंगी, और जब ठंडी होंगी तो ये कहाँ जाएंगी, ये दोनों तरफ इस तरीके से गति कर जाती हैं। और जब ये दोनों तरफ गति करती हैं तो अब जब जैसे जैसे ये ठंडी होती जाएंगी वापस नीचे भी आने की कोशिश करेंगी। अब यहाँ पे तो कभी वापस आ नहीं सकती, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो नीचे से प्रेशर मार रही है, नीचे से जो एयर आ रही है गर्म हवा, तो इनको वापस बैठने नहीं देती। इसलिए यहाँ से इधर ये गति करके ऊपर चली जाती हैं और लगभग जो 30 डिग्री अक्षांश है इधर नॉर्थ की तरफ, और ऐसे ही 30 डिग्री अक्षांश जो साउथ की तरफ है, यहाँ पे ये जो वायु है ये इस तरीके से गति करके नीचे की तरफ आती है।
अब आप कहोगे कि सर यहाँ पे ही क्यों आती हैं, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर इसकी तुलना में कम है। यहाँ की जो एयर है वो हालांकि ठीक है कम होने की वजह से उड़ती हैं, लेकिन इनका प्रेशर अधिक होता है ऊपर आने वाली एयर का, तो ये दब जाती हैं और ये पूरी पवन इस तरीके से 30 डिग्री पे नीचे की तरफ आती है। तो यहाँ पे तो कौन सा प्रेशर बनता है, हाई प्रेशर बनता है, और यहाँ पे क्या बनता है, लो प्रेशर। तो यहाँ तक की तो ये बात समझे। अब आगे बात करते हैं कि जब पवनें किस तरीके से बहेंगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो जब यहाँ पे हाई प्रेशर होगा 30 डिग्री अक्षांश के ऊपर और यहाँ पे इक्वेटर के पास में 0 डिग्री पे लो प्रेशर होगा, तो पवनें किस तरफ बहेंगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। और इसी तरीके से अपन इसमें जो अपने विषुवत रेखा से दक्षिण की तरफ बात करें तो यहाँ पे भी ये पवनें ऊपर उठ के इस तरीके से 30 डिग्री अक्षांश के ऊपर यहाँ पे नीचे बैठती हैं, और ये पवनें भी फिर क्या होंगी, यहाँ पे भी कौन सा प्रेशर होगा, हाई प्रेशर। जब यहाँ पर भी हाई प्रेशर होगा तो यहाँ पे भी पवनें कैसे गति करेंगी, विषुवत रेखा की तरफ गति करेंगी। अब यहाँ तक आप बात समझे, लेकिन क्या होता है आगे सुनना कि जब ये पवनें हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, या कहें 30 डिग्री अक्षांश से मतलब नॉर्थ से इधर इक्वेटर की तरफ, और साउथ में भी 30 डिग्री अक्षांश से इक्वेटर की तरफ ये पवनें गति करती हैं। जब इस तरीके से गति करती हैं, लेकिन आप जानते हैं पृथ्वी अपने एक्स पे भी रोटेट हो रही है। जब अपने पृथ्वी पे रोटेट हो रही है तो यहाँ पे एक बल काम करता है जिसका नाम बोलते हैं कोरियोलिस बल। ये क्या करता है, यहाँ पर इस तरीके से जो पवन चल रही है ये डायरेक्शन क्या हो जाती है, इसकी इस तरीके से गति करने लग जाती है। तो नॉर्थ की यदि बात करें तो ये पवनें सीधी नहीं चल के कौन सी दिशा में, अपने दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं इस तरीके से। अब आप कहोगे सर ये दाहिना नहीं ये तो बायां है, क्योंकि पवन के डायरेक्शन में यदि आप देखेंगे तो क्या होगा, पवन इस तरीके से चल रही है तो दाहिना कौन सा होगा, ये तो इस तरीके से ये टर्न कर जाती है। इसी तरीके से अपन दक्षिणी जो गोलार्ध है इसकी यदि हम बात करें तो पवन ऐसे चल रही है, लेकिन ये भी क्या होंगी, इस तरीके से जब चल रही हैं तो अपने कौन सी तरफ टर्न कर जाएगी, बाईं ओर, इस तरीके से इधर टर्न कर जाती हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से ये पवनें चलती हैं। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से ये जो धरातलीय पवनें हैं वो किस तरीके से इस कोरियोलिस बल के प्रभाव में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होती हैं, यहाँ पे तो दाईं तरफ और यहाँ पे बाईं तरफ गति करती है, या गति क्या करती है, इस तरफ थोड़ी सी डायरेक्शन टर्न कर जाती है। इसके आगे हम बात करते हैं, ये तो बात की अपन ने धरातलीय पवनों, और इसकी यदि हम बात करें तो भारत के परिप्रेक्ष्य में यदि देखें तो ये पवनें जो होती हैं ये स्थलीय भागों में उत्पन्न होती हैं। कहाँ पे होती है, क्योंकि 30 डिग्री अक्षांश के पास से उत्पन्न होती है तो स्थलीय भागों में। और जब स्थलीय भागों से यदि भारत की हम बात करें कि जैसे मान लो ये भारत का यहाँ पे है तो ये पूरा एशिया महाद्वीप है, तो यहाँ से इस तरफ से इक्वेटर की तरफ जाती हैं तो ये स्थल है, तो स्थल पे उत्पन्न हो रही, तो स्थल पे जब ये उत्पन्न हो रही हैं पवनें तो ये आप जानते हैं शुष्क होंगी। कैसी होंगी, शुष्क होंगी। और जब शुष्क होंगी तो आप जानते हैं भारत का मौसम कैसा होना चाहिए, शुष्क होना चाहिए, शुष्क क्षेत्र होना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा है, क्या ऐसा नहीं है। तो फिर क्या कारण है, कौन सी पवनें हैं जिनकी वजह से भारत के जलवायु जो है वो मौसमी जलवायु है, या कहें बारिश भी होती है। जबकि इन पवनों के आधार पे तो अपन कह सकते हैं जो ट्रेड पवनें हैं या कहें जो व्यापारिक पवनें हैं इनके आधार पे तो वर्षा नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि ये पवनें कहाँ पे उत्पन्न होती हैं, 30 डिग्री नॉर्थ में अक्षांश पे, 30 डिग्री अक्षांश पे, और वहां पे क्या है, धरातल है। आगे नेक्स्ट बात करते हैं तो फिर किस तरीके से भारत का मौसम परिवर्तित होता है उनके बारे में बात करते हैं। जैसा कि अपन बात करें इन पवनों के अलावा और साथ में बात करें, ये अपना जैसे कि इस इमेज में आप देख पा रहे हैं कि ये क्या है, भारत, और ग्रीष्म ऋतु की अपन बात कर रहे हैं। ग्रीष्म ऋतु में अपन देखें तो यहाँ पे आप जानते हैं ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है कि सन की जो रेज होती है और बीच में ये क्या है, कर्क रेखा। तो क्या होगा, विषुवत रेखा से जो रेज है सन की वो किसकी तरफ टर्न करेगी, कर्क रेखा की तरफ। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर अधिक होगा। अब यहाँ पे जो टेम्परेचर अधिक होगा, लेकिन आप जानते हैं यहाँ पे ये जो तिब्बत का पठार है ये इसकी तुलना में और अधिक गर्म होगा। जब यहाँ पे और अधिक गर्म होगा तो यहाँ पे अब पहले तो पवनें क्या चल रही थी, आपने देखा होगा व्यापारिक पवनें 30 डिग्री अक्षांश से किस तरफ चल रही थी, विषुवत रेखा की तरफ। लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में ये बात यहाँ पे बदल जाती है। क्या होता है कि जब ये अधिक गर्म होता है तो यहाँ की पवनें जो हैं ये इस तरीके से गति नहीं करके इधर से गति इस तरीके से करती है। अब आप कहोगे यहाँ पे टर्न क्यों कर रही है, टर्न का कारण यही है कि यहाँ पे जो हाई प्रेशर और लो प्रेशर बनता है उसका इफेक्ट आ रहा है। अब यहाँ पे साउथ की तरफ से भी विषुवत रेखा की तरफ जो पवनें आ रही हैं वो क्या होती हैं, इस तरीके से टर्न कर जाती है, क्योंकि यहाँ से तो आती हैं
ऐसे, और इस तरीके से फिर वापस लो प्रेशर जैसे ही इनको इधर मिलता है तो इस तरीके से गति करती हैं। तो ये जो पवनें हैं ये कोष्ण महासागरों से क्या करती है, नमी ग्रहण करती है। इसका मतलब कैसे कि यहाँ पे क्या है, जहाँ पे ये पवनें आ रही हैं महासागर है, और महासागर भी कैसा है यहाँ पे, कोष्ण। कोष्ण का मतलब यदि अपन दोनों पोल्स की तरफ देखें तो आप जानते हैं कि जो पानी होगा वो कैसा होगा, शीत होगा, ठंडा होगा। लेकिन यहाँ पर जो इक्वेटर के पास में जो है, यहाँ पे जो सी है, इसका पानी कंपैरिजन देखें तो ये क्या होगा, हॉट होगा। जब हॉट होगा तो क्या होगा, जो एयर आएंगी, एयर के साथ में क्या होगी, नमी होगी, और वो नमी जब इस तरीके से भारत पे लेके आएंगे तो यहाँ पर क्या होंगी, बारिश करेंगी। यहाँ तक आप बात समझ गए होंगे। और इससे क्या होते हैं, भारत की मुख्य भूमि पे वर्षा होती है। जैसा कि अपन ने बात की थी, जबकि व्यापारिक ट्रेड्स कैसे चलती हैं, इस तरीके से चल रही थी, तो इनसे तो बारिश नहीं आ रही। लेकिन जब ग्रीष्म ऋतु के अंदर आती हैं तो ये जो फिनोमेना है ये बदल जाता है, और अपने यहाँ पे महासागरों से एयर किस तरफ चलती है, इधर। अच्छा, इसकी डायरेक्शन भी बता देता हूँ, एयर की डायरेक्शन कैसे देखी जाती है। यहाँ पे ध्यान रखें, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट और ये ईस्ट, और इस कोने से जब चलती है तो इस तरीके से इसकी टेल देखें तो वेस्ट साउथ वाली जो विंड है वो इस तरीके से चलती है, ये ध्यान रखें। तो इस तरीके से यहाँ पे जो एयर चल रही है, यहाँ पे सी होने की वजह से नमी ग्रहण करती है और वो भारत पे क्या करती है, बारिश करती है। इसके आगे बात करें, यदि यही परिस्थितियां अपन, तो अब बात करते हैं कि ये एयर और क्यों आती है। इसके बारे में एक तो बात अपन ने देखी तिब्बत का पठार, दूसरी और बात करते हैं कि और कौन कौन से कारण है जिनकी वजह से आती हैं। अब बात करते हैं ऊपरी वायु परिसंचरण के बारे में। ऊपरी वायु जो परिसंचरण है वो किस तरीके से भारत के जलवायु को प्रभावित करता है। पश्चिमी प्रवाह के प्रभाव में जेठ धारा, अब ये क्या है जेठ धारा, इसके बारे में बात करते हैं। जेठ धारा यह एक सक्रिय पट्टी में स्थित सौर मंडल में अत्यधिक ऊंचाई 12,000 मीटर, मतलब लगभग 12 किलोमीटर, क्योंकि आप जानते हैं सौर मंडल की स्थिति कहां तक है, 12 किलोमीटर तक। तो 12,000 मीटर की ऊंचाई से अधिक वाली जो पश्चिमी हवाएं चलती हैं, इनकी गति जो होती है वो 110 किलोमीटर प्रति घंटे से लेके 184 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। मतलब गर्मियों में 110 किलोमीटर, सर्दियों में बात करें तो 184 किलोमीटर प्रति घंटा। ये जो तेज गति की जो हवाएं होती है, जो पश्चिम से ईस्ट की ओर चल रही हैं, ये इन्हीं हवाओं को क्या कहा जाता है, जेट धारा कहा जाता है। अभी मैप में देखेंगे कि ये कहाँ पे चलती है। भारत में बहुत सी अलग अलग जेट धाराओं को पहचाना गया है, जेट धाराओं को पहचाना गया है, और उनमें सबसे स्तर जो मध्य अक्षांश और उपोष्ण कटिबंधीय जो जेट धाराएं हैं ये हैं, ये सबसे स्तर होती हैं। और ये जेट धाराएं कौन से अक्षांश पे चलती है, ये 27 डिग्री अक्षांश से 30 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है उनके बीच में स्थित पाई जाती हैं। और ध्यान रखना दोनों तरफ पाई जाती हैं, दक्षिणी गोलार्ध में भी, नॉर्थ गोलार्ध में भी। लेकिन नॉर्थ गोलार्ध की यदि हम बात करें तो ये जो जेट धाराएं हैं इनको अपन उपोष्ण कटिबंधीय जेट धाराएं कहते हैं। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं 23.5 डिग्री के बाद में अपन ने जो अभी डिवाइडेशन दिया था उसमें क्या था, उपोष्ण कटिबंध। तो यहाँ पे इन जेट धाराओं को उपोष्ण कटिबंधीय जेट धाराएं कहा जाता है। और ये धाराएं ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर कहाँ बहती हैं, हिमालय के दक्षिण में प्रवाहित होती हैं, और ग्रीष्म ऋतु में ये हिमालय के उत्तर में बहती हैं। जैसा कि अब वापस एक बार पिछली इमेज में मैं आपको लेके चलता हूं, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से जेट धाराएं बहती हैं। तो पहले अपन ने धरातलीय पवनों के बारे में बात करी, जो व्यापारिक पवनें थी उनके बारे में, और किस तरीके से उनकी डायरेक्शन चेंज होती है उनके बारे में। दूसरी बात कर रहे हैं अपन जेट धाराएं, लेकिन वो जेट धाराएं कहाँ बहती हैं उनके बारे में अपन ने बात कर चुके हैं, क्या होती है उनके बारे में बात करते। अब यहाँ पे इमेज में अपन समझने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर ये कैसे चलती हैं, अपने पश्चिम से पूर्व की तरफ। कहाँ पे चलती है, पश्चिम से पूर्व की तरफ ये जेट धाराएं इस तरीके से चलती हैं। और यदि इनकी हम बात करें तो ये जो जेट धाराएं हैं, जब गर्मी का मौसम आता है तो कहाँ पे, इधर से गुजरती है, और जब सर्दी का मौसम होता है तो किधर से गुजरती है, इधर से। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि आप जानते हैं जब सर्दी का गर्मी अधिक होती है तो यहाँ पे तिब्बत का पठार अधिक गर्म होता है, और गर्म होता है तो यहाँ पे हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या चलेगी, एयर। तो जब यहाँ पे लो प्रेशर, इसकी कंपैरिजन की तुलना में, जब भारत के मैदानी जो प्रदेश है इसकी तुलना में तिब्बत का पठार अधिक गर्म होता है, अधिक गर्म होता है तो ये लो प्रेशर बन जाता है, यहाँ पे हाई प्रेशर बनता है। इस वजह से ये जेट धारा इधर से नहीं होकर किधर से गुजरती है, हिमालय के उत्तर से गुजर जाती है। लेकिन यदि हम सर्दियों की बात करें तो यहाँ पे तो आप जानते हैं हाई प्रेशर होता है सर्दियों में, और इधर क्या होता है, कंपेरिजन की तुलना में लो प्रेशर, इसलिए ये फिर जेट धारा
इस तरीके से गति कर। अब ये क्या होता है कि सर्दियों में इन पश्चिमी प्रवाहों के कारण, अब ये जो पश्चिमी प्रवाह जो आ रहा है इसकी वजह से क्या होता है, ये उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी भागों में पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ आते हैं। कैसे आते हैं ध्यान रखें, इसके आगे यहाँ पे ये भूमध्य सागर वगैरह है, जब ये जेठ धाराएं ये तो ऊपर की तरफ चलती हैं और पश्चिमी को जो धरातल के पास में से जो चलती हैं तो ये पौने यहाँ से नमी ग्रहण करती है। कौन सी, जो ये उत्तरी पश्चिमी भाग से जो पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ आते हैं तो ये क्या लेके आते हैं, नमी लेके आते हैं और भारत में क्या करती हैं, वर्षा करती हैं। कौन से समय में, सर्दियों के जब समय होता है, क्योंकि यहाँ पे तो आप जानते हैं सर्दियां अधिक है, मतलब हाई प्रेशर बन रहा है, लो प्रेशर तो अब के इधर से आएंगी, ये जो पश्चिमी विक्षोभ है वो अपने भारत के मैदानी प्रदेश से इधर से गुजरेंगी, तो यहाँ पे क्या होती है, फिर वर्षा होती है। तो सर्दी के महीने में उत्पन्न होने वाली पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ भूमध्य सागरीय क्षेत्र से आने वाले पश्चिमी प्रवाह के कारण होता है, जिसके बारे में मैं बात कर चुका हूं कि ये जो क्षेत्र है यहाँ से नमी ग्रहण करती है और भारत में वर्षा करती है। ये प्राय भारत के उत्तरी एवं उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात मानसूनी महीनों के साथ साथ अक्टूबर नवंबर के महीनों में आते हैं और ये पूरी प्रवाह के भाग होते हैं और देश के तटीय क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा उष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात आते हैं, जो मानसूनी चक्रवात आते हैं, वो क्या करते हैं, अक्टूबर नवंबर के महीने में भी आते हैं। किस तरीके, और ये इस तरीके से जब चलती हैं हवाएं तो ये यहाँ पे जो तटीय प्रदेश है, कौन सा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, यहाँ का जो तटीय क्षेत्र है इसको प्रभावित करते हैं, मतलब यहाँ पे वर्षा होती है। क्यों होती है, क्योंकि आप देखते हैं कि यहाँ पे जब एयर इस तरीके से चलती है तो ये बंगाल की खाड़ी से क्या करती है, नमी ग्रहण कर लेती है और यहाँ पे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का जो प्रदेश है यहाँ पे वर्षा होती है। इससे क्या आप जानते हैं कि आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटों पर इनके द्वारा विनाश के बारे में क्या आपने पढ़ा है या सुना है? क्यों, क्योंकि आपने अखबारों में अक्सर बिल्कुल सुना होगा इनके बारे में, क्योंकि जब भी अपन अक्टूबर नवंबर के महीने में अपने यहाँ पे तो सर्दी पड़ती है, बारिश कम होती है और जब इस तरीके से जब ये हवाएं चलती हैं तो बंगाल की खाड़ी से पानी नमी ग्रहण करती है और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट पे क्या करती है, वर्षा करती हैं, जो यहाँ के विनाश का कारण भी बनती है। यहाँ तक की बात आप अच्छे से समझ गए होंगे कि किस तरीके से भारत का जो जलवायु है वहाँ पर ये अक्षांश, ऊंचाई और यहाँ की जो वायुमंडलीय जो स्थिति है वो प्रभावित करते हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।